हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जो रिसर्च प्रोसेस पे कि रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, उसके स्टेप क्या हैं, उसके बारे में हम व्याख्या करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स मूव। रिसर्च प्रोसेस से पहले वी विल हैव टू नो कि रिसर्च होता क्या है। यहाँ पे दो डेफिनेशन के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। हम देख सकते हैं पहला डेफिनेशन जो मैंने दिया है, रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ये एक आर्ट है, एक कला है। किसका? एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का। जो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कुछ एक साइंटिफिक वे द्वारा, एक प्रॉपर साइंटिफिक मतलब क्या, प्रॉपर वे, प्रॉपर चैनल एंड सब कुछ एक प्री डिटरमाइंड के बेस पे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इट इज रिगार्डेड एज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस टू गेन न्यू नॉलेज। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक प्री डिटरमाइंड प्रोसेस है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, एक स्पेसिफिक स्टेजेस के द्वारा हम जब कोई न्यू नॉलेज गेन करते हैं उसको हम कहते हैं रिसर्च। सेकेंड पॉइंट है हमारा, जो सेकेंड डेफिनेशन है उसमें है रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक वे टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दूसरी डेफिनेशन में ऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? सब कुछ हमारे पास प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर वे द्वारा सब कुछ इस्टेब्लिश है, सब कुछ बनाया गया है, एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, एक सिस्टमेटिक है। और दूसरा क्या? सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक मतलब क्या? प्री डिटरमाइंड चैनल, प्री डिटरमाइंड स्टेप, जिसके थ्रू वन बाई वन हम आगे बढ़ते हैं और फाइंड आउट द आंसर ऑफ क्वेश्चन। जो हमारे पास जो क्वेश्चन एराइजेज हो रहा है, जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया, क्योंकि क्वेश्चन होगा तभी तो हम इस पर रिसर्च करेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो उस क्वेश्चन को आंसर प्राप्त करना यही कहलाता है रिसर्च। आगे बढ़ते हैं। रिसर्च प्रोसेस, यहाँ पे भी हमने डिफिनेशन दिया हुआ है। रिसर्च प्रोसेस मीन द वेरियस स्टेजेस विच अप्लाइड बाई रिसर्चर टू फाइंड आउट द न्यू नॉलेज। वो सभी स्टेप जो एक रिसर्चर अप्लाई करता है किसको प्राप्त करने के लिए? न्यू नॉलेज को गेन करने के लिए, या अपने क्वेश्चन के जो उसके क्वेश्चन दिमाग में राइजेज हुए हैं उसका रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जो भी स्टेप वो फॉलो करता है, जो भी स्टेप वो अप्लाइड करता है, जो स्टेप के थ्रू वो अपने प्रॉब्लम को, जो उनके पास जो समस्या है उसका सॉल्यूशन निकालता है, वो कहलाता है रिसर्च प्रोसेस। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या क्या है। यहाँ पे हमने अपने इस वीडियो में जो इस स्लाइड में हमने जो प्रोसेस दिखाया, जो स्टेप दिखाया है प्रोसेस का, वो 7 पार्ट में डिवाइड है। बहुत से बुक में अलग अलग 10 भी हैं, किसी में 8 भी हैं, 9 भी हैं, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप का मतलब जो अभी बोल रहे थे हम लोग कि सिस्टमेटिक वे था। तो देखिए, रिसर्च क्वेश्चन, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, फिर रिसर्च डिजाइन, फिर डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बना हुआ सिंबल है, ये दिखा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप। स्टेप का मतलब पहला हमारा जो स्टेप होना चाहिए रिसर्च करने के लिए, या रिसर्च प्रोसेस जब हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसका पहला जो प्रोसेस का स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए जिसके बेस पे हम उसकी सॉल्यूशन को निकालने जा रहे हैं। सेकेंड है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड है हमारा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, फोर्थ इज रिसर्च डिजाइन, फिफ्थ हमारा डेटा कलेक्शन है, सिक्स डेटा एनालिसिस एंड सेवन जो हमारा लास्ट है वो है फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, रिसर्च क्वेश्चन एक पिक के थ्रू हमने दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसको चेस्ट में पेन हो रहा है, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। शायद गैस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे स्टोमच में, तो उसके कारण भी हमारे सीने में दर्द होना लाजमी हो जाता है, या फिर और से बहुत से ऐसे डिसीज हैं जिसके कारण हमारे चेस्ट में दर्द होने लगता है। तो ये जो चेस्ट में दर्द हो रहा है उसके बहुत से कारण, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन हो कि क्या कारण है, क्यों हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, इसे कहते हैं रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन का मतलब एराइजेज द जो प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो रहा है वो किसके किसके कारण हो सकता है, वही कहलाता है रिसर्च क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, चेस्ट में पेन हो रहा है तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं।
गैस भी एंड अदर जो डिसीज है हमारे, तो उसके कारण भी हो सकता है। फेफड़े में पानी भर जाने के कारण भी दर्द होता है। टीबी हो जाएगा तब भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा एंड अदर बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमें प्रॉब्लम होता है। तो रिसर्च क्वेश्चन मतलब द वेरियस जो प्रॉब्लम है उसके कारण क्या है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो कहलाता है रिसर्च क्वेश्चन। सोशल साइंस की भाषा में समझने की कोशिश करें अगर हम, ये तो एक प्रकार से हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो साइंटिफिक अगर हम सोशल की भाषा में समझे, सपोज दैट किसी को यहाँ से सपोज दैट किसी को कॉलेज जाना है तो बहुत से क्वेश्चन उठ सकते हैं। भाई कॉलेज जाना है, क्या कारण है, क्यों जा रहे हैं, किससे ज़्यादा जा सकते हैं, एंड वेरियस क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में राइजेज हो सकते हैं। या फिर हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट कि गवर्नमेंट को जो आज कोविड-19 की बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत तेज़ी से स्पीड में फैल रहा है, तो हमारे क्वेश्चन में बहुत तेज़ी से सवाल क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, क्या कारण है कोविड-19 का फैलने का, कैसे हाथों टच से फैल रहा है, या फिर ये हमारे प्लास्टिक एंड या दूसरे जो वस्तुएं हैं उसको भी छूने से अगर दूसरा व्यक्ति छूता तो फैल सकता है, ये किसने बनाया, ये कैसे हुआ। तो ये सब क्या है, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं, प्रश्नावली हमारे दिमाग में आ रहे हैं। इसी प्रश्नावली का हम क्या करते हैं, फिर हम दूसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और इसको ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि कारण क्या है इसका। अब वो जो हमारा क्वेश्चन है फिर उसका हम रिजल्ट निकालते हैं, उसके आंसर प्राप्त करते हैं। यही है रिसर्च का पहला स्टेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हमने जो दिया है आपका वो प्रोसेस के अंतर्गत जो स्टेप है वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। समझने की कोशिश करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर है क्या। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज अ कंप्रेहेंसिव समरी ऑफ द प्रीवियस रिसर्च। अब हमारे पास देखिए, जोड़ने की कोशिश करिएगा इस पे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहता है कि प्रीवियस स्टडी जो हो रखी है, जो ऑलरेडी किसी रिसर्चर ने स्टडी कर रखी है, उसका कंप्रेहेंसिव समरी निकालना। मतलब सपोज दैट कोविड-19 के बारे में हम ज्ञात तो करना चाहते हैं, हमारे दिमाग में क्वेश्चन है, पर सपोज दैट किसी ने ऑलरेडी उसकी स्टडी कर रखी है तो पहले उस स्टडी के बारे में जानना। हो सकता है कुछ क्वेश्चन हमारे वहाँ सॉल्व हो सकते हैं, या हो सकता है कुछ क्वेश्चन का आंसर उनके पास भी ना हो, देन हम जाएंगे ना इन्वेस्टिगेशन के लिए, देन हम जाएंगे उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए। पर ऑलरेडी आंसर अगर अवेलेबल है प्रीवियस स्टडी में तो रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं हुआ। इसलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। It's not only help in identifying the answer, identifying the various कह सकते हैं क्वेश्चन एंड अदर थिंग्स, इट्स आल्सो हेल्प कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें कौन सा टूल्स लगेगा एंड लोगों ने कैसे स्टडी की, लोगों ने कौन कौन से वेरिएबल्स लिए जो ऑलरेडी लोगों ने कर रखा है, तो उसकी उनके गैप क्या निकल के आए, जो उन्होंने गैप का मतलब है वहाँ पे रिसर्च गैप का कि जो उन्होंने नहीं फाइंड आउट किया वो भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन एराइज कर रहा है कि भाई इन्होंने तो नहीं फाइंड आउट किया, ये क्वेश्चन तो बच गया, इसका आंसर हमें चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो रिसर्च की तरफ बढ़ेंगे। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब पुरानी जो ऑलरेडी स्टडी हो रखी है जो वेरियस रिसर्चर द्वारा, उसको पढ़ना, उसकी स्टडी करना और एक कंप्रहेंसिव समरी निकाल के ले आना, कंप्रहेंसिव समरी ज्ञात करना, जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि इतने लोगों ने कोविड-19 के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई, बट एक ऐसा क्वेश्चन जो है जो पुरानी स्टडियों में मैंने कहीं भी फाइंड आउट नहीं किया, तो इसे कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप था वो था हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। हाइपोथेसिस मतलब होता क्या है, समझने की कोशिश करते हैं कि हाइपोथेसिस डिफाइंड एज अ टेंटेटिव एजम्पशन अबाउट द आउटकम ऑफ एनी स्टडी। इट्स फॉर्मुलेटेड एंड टेस्टेड टू नो दैट इज राइट या रॉन्ग। ठीक है, समझिए। देखिए हाइपोथेसिस पहला जो मेन पॉइंट इसमें है वो टेंटेटिव एजम्पशन, पहले से प्री डिटरमाइंड एजम्पशन। जैसे सपोज दैट मैं एसकेएम यूनिवर्सिटी के बच्चों पे स्टडी करना चाह रहा हूँ कि वहाँ के जो बच्चे, कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं, वो वीसी साहब को लेके क्या सोचते हैं, क्या वो वीसी साहब के किए हुए कार्यों से या वीसी सर के किए हुए कार्यों से, या फिर सपोज दैट लिव इट क्लास के टीचर को हम उठा लेते हैं कि वो क्लास जो स्पेसिफिक कोई टीचर है उसके पढ़ाने से क्या वो खुश हैं या नहीं है। तो इस पे हमारा क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई जानना है मुझे कि वो खुश है कि नहीं है इससे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे को खुश है कि नहीं है। अब हमारा इस पे हमने प्री डिटरमाइंड एजम्पशन बना लिया कि ये हैप्पी हैं, ये उनके सेटिस्फाइड हैं,
जो टीचर उनको पढ़ा रहा है कॉमर्स डिपार्टमेंट में वो उससे सेटिस्फाई। ये क्या हुआ, टेंटेटिव एजम्पशन, पहले ही प्री डिटरमाइंड एज्यूम मैंने कर लिया कि दे आर हैप्पी। इसी को फार्मूलेसी को कहते हैं हाइपोथेसिस। इसी को क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। प्री डिटरमाइंड सॉरी प्री हमारा एजम्पशन, टेंटेटिव एजम्पशन। टेंटेटिव का वर्ड एक समझने की, वो जो टेंटेटिव का मतलब क्या है, फिक्स नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट के बेस पे हम इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स फॉर्मुलेटेड एंड टेस्टेड। मतलब जो हमारा एजम्पशन बन गया, सपोज दैट मैंने बना लिया भाई कि एसकेमो में कॉमर्स फैकल्टी में जो टीचर पढ़ाते हैं उनके प्रति जो व्यक्ति बच्चों की या स्टूडेंट की जो परसेप्शन है वो पॉजिटिव है, मतलब हैप्पी है वो उनके पढ़ाने के तरीक़ों से या उनके स्किल या नॉलेज से। इन सब के बेस पे अब हमारा एजम्पशन तो बन गया ना कि भाई हैप्पी है। अब हम उसको क्या कर रहे हैं कि हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट कैसे करेंगे, अब डेटा कलेक्ट करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, पूछेंगे, उनका जो डेटा आएगा फिर एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पे हम जो हमारा एजम्पशन है, सपोज दैट हमने माना कि खुश है पर हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो अनहैप्पी है, तो हम कहेंगे भाई जो हमारा एजम्पशन था वो गलत हुआ। तो इसे कहते हैं हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया हमने। अब सपोज दैट वहीं पे हैप्पी हो गए तो हम कहेंगे भाई हमारा जो एजम्पशन था वो सत्य था। एक एग्जाम्पल, दूसरी तरफ से एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सपोज दैट किसी ने मर्डर किया किसी के घर पे। अब मर्डर कर दिया तो हमारा कुछ, सपोज दैट हमने कुछ एज्यूम किया कि मर्डर करने वाला जो व्यक्ति होगा वो ऐसा होगा, वो इस परिवार से बिलोंग ही करता होगा, बाहरी नहीं हो सकता है। एज्यूम कर लिया हमने। सपोज दैट कोई ये फैमिली है जिसमें ABCDF तक लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब ABCDEF जो है उसमें सपोज है मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई जो भी होगा व्यक्ति इन्हीं ABCDEF के बीच में ही होगा, जिसमें बी की सपोज दैट मर्डर कर दिया गया तो बचे कितने हमारे पास ACDEF। तो ACDEF में कोई एक व्यक्ति जरूर है जो उस बी का मर्डर किया हुआ है, पहले से ही हमारा एजम्पशन। बट जब हमने एनालिसिस की, जब हमने वहाँ पे सर्वे किया, जब हमने उसकी रिजल्ट फाइंड आउट किया तो हमने प्राप्त किया कि ABCDEF में से कोई भी उसका हत्यारा नहीं बल्कि दूसरा व्यक्ति हत्यारा है जो किसी और परिवार से बिलोंग करता है, उस परिवार से बिलोंग नहीं करता। तो ये क्या हुआ, हमारा हाइपोथेसिस जो हमने बनाया था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। और सपोज दैट उसी ACDEF में ही वो व्यक्ति मिल जाता, वो कोई सपोज दैट D मिल जाता या F मिल जाता तो हमारा कह सकते थे कि हमारा जो एजम्पशन था कि इसकी हत्या करने वाला या इसका मर्डर करने वाला उसी फैमिली से बिलोंग करता है, दैट्स राइट, ठीक है। एक नीचे और पॉइंट लिखा हुआ है हाइपोथेसिस एजम्पशन, जो मैंने बताया टेंटेटिव एजम्पशन एंड आइडिया। एजम्पशन कह लीजिए, आइडिया कह लीजिए, विचार मतलब हमारा पहले से प्रीडिटरमाइंड विचार कैसा होगा। दैट इज प्रपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। उस आर्गुमेंट को, आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, जो विचारधारा हमारी बनी और जो हमने रिजल्ट प्राप्त किया उसके आर्गुमेंट करना, सो दैट इट कैन बी टेस्टेड टू सी इट माइट बी ट्रू या रॉन्ग। ये टेस्ट करने के लिए कि ये हम सत्य हैं या गलत है, इसे कहते हैं हाइपोथेसिस। यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमने दिखाया, यहाँ पे देख सकते हैं जैसा मैंने आपको वहाँ बताया। सपोज दैट टू मेजर द परसेप्शन ऑफ पीपुल्स टुवर्ड्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल द कोविड-19 स्प्रेड इन द कंट्री। जो कोविड-19 बहुत तेज़ी से जो फैल रहा है हमारे देश में, उस पर जो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्लान क्रिएट कर रही है, नई नई पॉलिसी लेके आ रही है, नए नए रूल्स लेके आ रही है, जिसके कारण ये समाज में फैल ना सके। तो लोगों का नज़रिया जो कंट्रोल टेक्निक यूज कर रही है गवर्नमेंट उसको रोकने के लिए, उनका परसेप्शन क्या है, उनका नज़रिया क्या है, क्या वो खुश हैं गवर्नमेंट से उस कोविड-19 को रोकने में या नहीं। तो इस पर हमने सपोज दैट परसेप्शन बना दिया कि द परसेप्शन ऑफ पीपुल आर पॉजिटिव। मतलब जो लोग हैं वो पॉजिटिव हैं, सोच, पॉजिटिव सोच का मतलब है कि हाँ वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, गवर्नमेंट अपना पूरा जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोविड-19 को फैलने में, रोकने में, वो अपना पूरा रोल अच्छे से प्ले कर रही है, वो अपनी पूरी ताकत दे रही है, लोगों को बचा रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार से एजम्पशन हो गया कि पॉजिटिव है। अब सपोज दैट हमने फिर से स्टडी किया, हम लोगों के पास गए, पूछे, उनसे जानकारियाँ लिया हमने कि भाई क्या वाकई में आप जो गवर्नमेंट ने बनाया है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है जिस टेक्निक के थ्रू कोविड-19 को फैलने में, क्या वो गवर्नमेंट उसमें पॉजिटिव है या
क्या गवर्नमेंट उसमें अच्छा रोल प्ले कर रही है या नहीं कर रही है, तो उनका एक विचार आएगा भाई पॉजिटिव है, इसका मतलब अच्छा रोल कर रही है। अगर निगेटिव आया हमारा रिजल्ट तो हम कहेंगे भाई हमारा जो एजम्पशन था पॉजिटिव वाला वो गलत है, तो उसको हम रिजेक्ट करके एक न्यू हाइपोथेसिस क्रिएट कर देंगे कि भाई द परसेप्शन ऑफ पीपल आर निगेटिव, मतलब जो निगेटिव मतलब लोगों का जो विचारधारा है वो गवर्नमेंट को रोल को लेके, गवर्नमेंट के रोल को लेके किसके रिगार्डिंग, कोविड-19 के फैलने के रिगार्डिंग गलत है, सॉरी निगेटिव मतलब गलत है, मतलब वो गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है अच्छा उसको रोकने में। ठीक है, और इस प्रकार से ऐसे हाइपोथेसिस कई पार्ट में डिवाइड होता है, वर्किंग हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो रिसर्च डिजाइन। इट्स द वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट अंडर द रिसर्च प्रोसेस, बिकॉज डिजाइन का मतलब है यहाँ पे एक फ्रेमवर्क, एक कह सकते हैं जैसे हम रिसर्च फ्रेमवर्क, आप रिसर्च जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसका फ्रेमवर्क कैसा हो, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले एक फ्रेम होता है कि भाई मुझे ऐसा ये हमारे पास ऐसा रूम होना चाहिए, उसकी डिजाइन ये होगा, तो उसके लिए उस प्रकार से उसको बीम, इसको दूसरी चीज़ें भी हम मुहैया कराएंगे जिसके कारण से हमारा घर हमारा जो बन सके वैसा। तो उसी प्रकार से रिसर्च डिजाइन एक फ्रेम बनाता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है जिसके अंतर्गत आप जो भी रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं, जो भी आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसी फ्रेम के अंतर्गत ही चल के, उस फ्रेम के अंतर्गत, उस बनाए हुए रास्ते के अंतर्गत चल के हम उस चीज़ को प्राप्त, उस क्वेश्चन को, आंसर को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया, भाई घर बनाना है तो अब घर कैसा चाहिए, तो एक डिजाइन हमने बना दिया कि ऐसा घर होना चाहिए, ऐसे बरामदे होने चाहिए, ऐसे खिड़कियां होनी चाहिए, ऐसे हमारा डाइनिंग टेबल होना चाहिए, ऐसा हमारा वो होना चाहिए। तो उस प्रकार से ही हम सॉरी उसी प्रकार से ही हम चीज़ों को मुहैया कराएंगे। भाई अब हमें इस डिजाइन का अगर विंडो चाहिए, खिड़कियां चाहिए, तो हमें उस डिजाइन की उस चीज़ों को भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे उस डिजाइन का बन सके। तो ये रिसर्च डिजाइन होता है। और जैसे यहाँ पे लिखा भी है, द डिजाइन अलाउ रिसर्चर्स टू होन इन ए रिसर्च मेथड दैट आर सुटेबल फॉर द सब्जेक्ट मैटर एंड सेट अप देयर स्टडी अप फॉर सक्सेस। उस सक्सेस को एक फ्रेमवर्क बनाना, एक दिशा दिखाना जिसके अंतर्गत, और प्रोवाइड करना उसी डिजाइन के अंतर्गत कि जिसके थ्रू उस रिसर्च को कंडक्ट किया जा सके। एग्जाम्पल के द्वारा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक हमने जो रिसर्च डिजाइन उसके बहुत से टाइप होते हैं, एक्सपेरिमेंटल, एक्सप्लोरेटिव, डिस्क्रिप्टिव। एक हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सपोज दैट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को हम कहते हैं साइंटिफिक डिजाइन भी कहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक पिक दिखाई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति कोई भी केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें मिला के कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो रिसर्च कर रहा है कि भाई अगर ये केमिकल को इस केमिकल से मिलाया जाए तो क्या बनेगा। जैसे कोविड-19 को रोकने के लिए आजकल हमेशा प्रयोग चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल है वो, कि वो कोई दवा बना रहे हैं, फिर उसको किसी पे अप्लाई कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि क्या वाकई ये दवा उस पर कार्यरत होती है कि नहीं होती। तो इस सब की ऐसा रिसर्च करने के लिए आपका रिसर्च डिजाइन एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल मतलब लेबोरेटरी की, अगर हम बात करें किसी लेबोरेटरी की हमें ज़रूरत होगी जिसके अंतर्गत इन सब चीज़ों को किया जा सके। सपोज दैट अगर हम किसी रासायनिक पदार्थ को मिला के दूसरी रासायनिक पदार्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए हमें लेबोरेटरी होना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे बाहर घूम के या सर्वे करके तो कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते, इसके लिए लेबोरेटरी होना बहुत जरूरी है। तो रिसर्च डिजाइन बताया हमें कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है आपका, तो आपको लेबोरेटरी की आवश्यकता पड़ेगी, और लेबोरेटरी में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या हमें चीज़ें, ये सब हमें रिसर्च डिजाइन द्वारा हमें प्राप्त होता है। एक और एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, सपोज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है। एक मैंने आपको पिक दिखा, स्ट्रांग गर्ल्स स्ट्रांग वर्ल्ड, मजबूत महिला मजबूत समाज या मजबूत दुनिया। इसका मतलब सपोज दैट मैं अगर एग्जांपल के तौर पे मैं मेजर कर रहा हूँ कि जो मेल हैं उनकी विचारधारा क्या है, कि एक जो अगर महिला स्ट्रांग हुई तो समाज भी स्ट्रांग होगा, वर्ल्ड भी स्ट्रांग होगा। क्या वो इसके प्रति वो उनके एजम्पशन क्या है, उनके अवेयरनेस क्या है, या उनके परसेप्शन क्या है, वो कैसा सोचते हैं, क्या वो ऐसा सोचते हैं कि स्ट्रांग गर्ल्स स्ट्रांग वर्ल्ड, ऐसा क्या उनके अंदर विचारधारा था कि ये सत्य है।
तो उनके बेस पे परसेप्शन जब हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें लेबोरेटरी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। उसके लिए हमें डोर टू डोर जाना पड़ेगा, या फिर हमें क्वेश्चनेयर के द्वारा या दूसरी चीज़ों के द्वारा हमें उनका डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। उनके जो परसेप्शन है उसके बारे में जानना पड़ेगा। उस जानने के बाद हम उससे जो विचारधारा उनकी जो आई उसके बेस पे हम अपना डेटा कलेक्ट करेंगे एंड विल गेट फिर एनालिसिस करके जो भी हमारा रिजल्ट आया उसके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन हो गया। जैसे यहाँ पे अब हमें लेबोरेटरी की नहीं, तो रिसर्च डिजाइन हमें बताता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है कि जो रिसर्च आप करना चाहते हैं उसके लिए कैसा फ्रेमवर्क हो। अगर हम डिस्क्रिप्टिव करना चाहते हैं और खासकर इसलिए सोशल साइंस रिसर्च डिजाइन में सोशल साइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हमें क्या नाम है, उसके लिए हमें सोसाइटी के बीच जाना पड़ेगा। वहीं पे जब हम एक्सपेरिमेंटल करना चाहते हैं तो हमें लेबोरेटरी की ज़रूरत होगी और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होगी जो एक लेबोरेटरी में हो सकती है, बाहर ऐसे सोसाइटी में नहीं हो सकती। तो मेन रिसर्च डिजाइन का मतलब है एक फ्रेमवर्क अंडर विच ऑल दी रिसर्च एंड मेथड एंड टेक्निक जो होगा उसको चूज करेंगे, जिससे रिसर्चर चूज करता है किसको, उस क्वेश्चन को जो उसके ब्रेन में राइजेज हुआ है, जो उसके दिमाग में राइज हुआ है, उस क्वेश्चन के रिजल्ट को फाइंड आउट करने में एक फ्रेमवर्क की भूमिका निभाता है। और वो बताता है कि क्या मेथड यूज होगा, क्या टेक्निक यूज है वगैरह एंड वेरियस चीज़ें वो हमें बताता है कौन बात रिसर्च डिजाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट जो हमारा स्टेज था वो था डेटा कलेक्शन। Data collection, it is refers as the process which involve in measuring and gathering the information on targeted variables। यहाँ पे समझने की चीज़ है कि डेटा कलेक्शन क्या है, प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब इंफॉर्मेशन किसके लिए लेंगे भाई, जो क्वेश्चन हमारे पास दिमाग में राइजेज हुआ है उसी के बारे में तो लेंगे। तो वो क्या, वो वेरिएबल्स हो गया। सपोज दैट मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मेल जो है सोसाइटी के वो क्या सोचते हैं कि अगर महिला स्ट्रांग होगी तो देश स्ट्रांग होगा, क्या महिला बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा, या एक और थोड़ा हम नीचे एक एरिया के डिवाइड करते, सपोज क्या महिला के मजबूत होने से क्या घर का विकास तेजी में आता है, या घर स्ट्रांग होता है, वो फैमिली स्ट्रांग होती है, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते। तो हमारे लिए क्या हो गया भाई, मेल हो गए। मेल से हमारा टारगेट क्या है, उनका परसेप्शन किसके प्रति, कौन सा वेरिएबल्स है हमारा, हमारे पास वेरिएबल्स है कि क्या इफ फीमेल स्ट्रांग देन फैमिली विल बी आल्सो स्ट्रांग या नॉट। तो ये हमारा जो क्वेश्चन दिमाग में आया, हमने लोगों के विचारधारा को देखा कि भाई क्या आप ऐसा सोचते हैं कि फीमेल अगर बढ़ेगी, फीमेल अगर स्ट्रांग होगी तो घर भी स्ट्रांग होगा, घर भी आगे की तरफ बढ़ेगा, विकास होगा, क्या उनके ऐसी विचारधारा है कि नहीं। तो वो टारगेटेड वेरिएबल्स हो गया हमारा कि भाई इस वेरिएबल्स पे हमें मेल का रिजल्ट फाइंड आउट करना है। और उसके लिए क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई आपकी क्या विचारधारा है, आप ऐसा सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। यहाँ पे हमने कुछ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन को यहाँ पे दिखाया है। पहले डेटा कलेक्शन में सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हमें कौन सा डेटा प्राप्त करना है, प्राइमरी डेटा प्राप्त करना है कि सेकेंडरी डेटा प्राप्त करना है। यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है वो मैंने प्राइमरी डेटा को लेके किया है, जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, जिसके थ्रू बंदा अपना इंफॉर्मेशन जो उसको ज्ञात करना है अपने टारगेटेड पॉपुलेशन या टारगेटेड वेरिएबल्स के प्रति, वो इन 3 मेथड के द्वारा प्राप्त कर सकता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है ऑब्जर्व करना। जैसे दीपिका पादुकोण की मूवी आई थी, लीला बंसाली साहब ने जो बनाई थी पद्मावती। अब लोग जो वहाँ बैठे थे, हम लोगों की, मैं अब सपोज मैं मेजर कर रहा हूँ कि क्या उस मूवी ने लोगों को खुश किया कि नहीं किया। अब इसमें 2 चीज़ें, हम उनसे पूछ भी सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं। सपोज दैट थिएटर में लोग मूवी देख रहे हैं, हम बैठ गए, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर वो हैप्पी हैं पूरे मूवी चलते समय, मूवी देखते समय, तो ऑब्वियसली वी कैन से कि लीला बंसाली की जो पद्मावत मूवी थी वो लोगों को खुश की, लोग उससे हैप्पी हुए, लोग उसको पसंद किए। तो ये हुआ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चनियर मतलब एक हमने प्री डिटरमाइंड कोई क्वेश्चन बना दिया
सॉरी प्री क्वेश्चन कुछ बना दिया, कुछ क्वेश्चन बना दिए कि भाई आपको लीला भंसाली की मूवी अच्छी लगती है, लोगों ने कहा। लीला भंसाली में जो एक्टर था उसकी एक्टिंग कैसी लगी आपको, उन्होंने कहा। अब उन्होंने पूछा कि जो डेकोरेशन था वो कैसा था। तो ये क्या क्वेश्चन हमने बना दिया कुछ, उस क्वेश्चन पे लोगों के पास गए और उनका इन्फॉर्मेशन ले दिया कि क्वेश्चनर हो गए। नेक्स्ट हमारा जो है, अब क्वेश्चनर बहुत चीज़ें हम पर्सनली भी मिल सकते हैं या उनको सेंड भी कर सकते हैं। इंटरव्यू होता है, हमने कुछ लोग को सिलेक्ट किया या जो हमारा टारगेटेड पॉपुलेशन है जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं उसमें से लोगों को क्या इंटरव्यू लिया। अब इंटरव्यू स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है। इंटरव्यू का मतलब पर्सनली फेस टू फेस कनेक्ट होके हम उनका इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब फेस टू फेस कनेक्शन, फेस टू फेस जो कनेक्ट हो रहे हैं वो बहुत ज़रूरी, ऐसा नहीं है कि फिजिकली दोनों एक ही जगह हो। अगर हम आज जो दुनिया इतनी आगे चल गई है, इंटरनेट के द्वारा एक मीडियम के थ्रू भी हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि फेस टू फेस हो, आमने सामने हो, तभी हम इंटरव्यू मेथड कह सकते हैं कि इसके मेथड के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 6 स्टेप है उसे कहते हैं डेटा एनालिसिस। अब हमने अभी आप लोग को एग्जाम्पल मैंने लिया था कि लोग गए भाई डेटा आपने प्राप्त कर लिया। अब वो डेटा जो हमने प्राप्त किया एक रॉ मटेरियल्स फॉर्म में होगा, फिर हमने उसको एक मटेरियल्स फॉर्म में लेके आया, फिर लोगों के अलग अलग विचार। अब सपोज दैट 50 लोगों ने अपने राय दे दिए कि भाई हाँ फीमेल को लेके उनकी ये विचारधारा है, पर उस जो डेटा हमारे पास होगा वो हमें अभी कोई वैल्यू नहीं है उसकी। वो डेटा हमने एक जगह लिख दिया, कोई उसकी वैल्यू नहीं। भाई एक व्यक्ति ने कहा हाँ, एक व्यक्ति ने कहा ना, फिर वैसे ही एक व्यक्ति ने हाँ, एक व्यक्ति, कोई उसकी मीनिंग नहीं निकला, उसका कोई फिगर आउट नहीं हो रहा है कि क्या है। इन सब बेसिस पे ये जो हमारा जो डेटा कलेक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब ऐसे स्टैटिकल टूल्स जिसके बेस पे एनालाइज करके हम ज्ञात कर सके, उसको सॉल्व करके उस डेटा को ज्ञात कर सके कि ये डेटा है एग्जैक्ट कहना क्या चाह रहा है। सपोज दैट कॉमर्स में ही हम लोग लोगों का जो कोई टेस्ट दिया है बच्चों ने, स्टूडेंट ने, उनका हम देख रहे हैं कि उनका स्कोर जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज दैट हम मेजर कर रहे हैं कि भाई लोगों की जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनका विचारधारा क्या है टीचर के प्रति, वो टीचर से हैप्पी हैं या नहीं। तो उन्होंने, किसी ने कहा भाई कि हाँ ठीक है स्ट्रांगली एग्री, हम खुश हैं। दूसरे ने कहा नॉट एग्री, किसी ने कहा नॉट डिसाइडेड। तो डेटा बन के आएगा हमारे पास। उस डेटा के बेस पे हम कुछ नहीं कह सकते, वो बहुत एक लंबा सा डेटा है, 100 लोग का हम डेटा कलेक्ट कर लिए तो उसके पर वहीं पे जब हम उसको एनालिसिस करेंगे, कोई स्टैटिकल टूल्स लगाएंगे जिसके बेस पे एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू पे फिगर आउट कर सकते हैं कि भाई ये लोगों की विचारधारा, जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनकी विचारधारा ऐसी है, वो ऐसा सोचते हैं। ठीक है, और इट्स हेल्प इन फाइंडिंग आउट द रिजल्ट। अब जब हमने जो क्वेश्चन राइज किया उस पर डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं कि वो जो हमने डेटा प्राप्त किया उसके बेस पे क्या रिजल्ट हमारा है। अब स्टैटिकल टूल्स का मतलब है कि वेरियस जो स्टैट्स में टेक्निक अवेलेबल, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज है, एवरेज में भी पोजिशनल एवरेज है, मैथमेटिकल एवरेज है। ठीक है, उसी प्रकार से डिस्पर्जन है अपनी जगह, फिर आपके पास काई स्क्वायर है, एनोवा है, टी टेस्ट है, एंड वेरियस स्टैटिकल टूल्स अवेलेबल थ्रू विच हम अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, अपने डेटा के अकॉर्डिंग उन टूल्स का यूज करते हैं और उन टूल्स के बेस पे हम अपना रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हमें दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप देखना है तो हम दो चीज़ यूज कर सकते हैं, को रिलेशन एंड रिग्रेशन। रिग्रेशन यूज करेंगे जब प्रिडिक्ट करना हो कि आगे क्या होगा। ठीक है, एक डेटा के बेस पे दूसरे को प्रिडिक्ट करना है कि क्या होगा। को रिलेशन क्या है, हम को रिलेशन देख रहे हैं सिंपल कि दो व्यक्ति हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं। वहीं पे जब हमें डिफरेंस देखना हो तो हमारे पास एनोवा है, टी टेस्ट है, काई स्क्वायर भी हमारे पास एसोसिएशन है कि काई स्क्वायर भी हमें रिलेशनशिप दिखाता है। वो कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो उसके एजम्पशन के बेस पे और प्लस हमारे डेटा जैसा है, जैसा हमारी ऑब्जेक्टिव है, जैसे हमें क्वेश्चन एराइजेज हुए उसके बेस पे हम उन स्टैटिकल टूल्स का यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन बोथ आर डिफरेंटेड ईच अदर, दोनों एक नहीं है। फाइंडिंग का मतलब होता है कि प्रिंसिपल आउटकम,
जो हमने डेटा एनालाइज किया उस डेटा के बेस पे हमने क्या फाइंड आउट किया। सपोज दैट मैंने अभी एग्जांपल आपको लिया था कि भाई कॉमर्स के स्टूडेंट मेजर कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं भाई, वो मेजर का कॉमर्स के स्टूडेंट पे हमने मेजर कर रहे हैं कि लोग उस टीचर के प्रति हैप्पी हैं कि नहीं है। सपोज दैट कोई ये टीचर है जो पढ़ाता है, सपोज दैट स्टैट्स ही पढ़ाता है, तो वो लोगों के बीच में राय लेना चाहता है कि वो क्या सोचते हैं। सपोज दैट मैंने प्राप्त किया कि गर्ल्स का अलग बॉयज़ का अलग अलग डेटा हमने ज्ञात किया। हमने देखा भाई गर्ल्स तो पॉजिटिव हैं और बॉय क्या नाम है, गर्ल्स की जो विचारधारा है पॉजिटिव, मतलब दे आर हैप्पी। और वहीं पे जब बॉयज़ का देखा तो दे आर नॉट हैप्पी। तो दोनों एक अलग चीज़ें हमारी रिजल्ट आए। इसी को रिजल्ट जो हमारा मेन रिजल्ट जो फाइंड आउट हुआ कि क्या है, उसी को हम लोग कहते हैं फाइंडिंग्स। उसके जो डेटा एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट आया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइंडिंग। और इसी फाइंडिंग के बेस पे ही हम आगे की प्रक्रिया या आगे का जो हमारे क्वेश्चन है उसकी सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। उसी को कहते हैं कि सपोज दैट हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो वो जो डेटा एनालिसिस किया उसकी जो फाइंडिंग्स आई हम कह सकते हैं कि ये उसी का आंसर है, उसी क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारा इसी में कंक्लूजन। कंक्लूजन और फाइंडिंग्स दो था अलग चीज़ है। यहाँ पे मैंने लिखा कंक्लूजन इज इंटेंडेड टू हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड व्हाई योर रिसर्च शुड मैटर टू देम आफ्टर दे हैव फिनिश्ड रीडिंग द पेपर। सपोज दैट कोई रिसर्चर जो आपके जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर प्रीवियस स्टडी को पढ़ना, तो कोई भी रिसर्चर जब आपके पेपर को पढ़ता है तो उस पेपर आपके कंक्लूजन के बेस पे कंक्लूड करता है कि ये पूरा पेपर ओवरऑल क्या कंक्लूड करता है, ये क्या कहना चाहते हैं। इस कंक्लूजन में आप सब कुछ शो करते हैं, शो करने का मतलब समरी नहीं लिखते, पर ये कंक्लूड करते हैं कि ओवरऑल जो हमारी स्टडी हुई उसके बेस पे हमारी जो स्टडी थी उसकी मेन फाइंडिंग्स क्या थी, सॉरी उसकी मेन रिजल्ट क्या थे, उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। भाई हमने तो कहा कि भाई जो हमारे कॉमर्स स्टूडेंट के बच्चे वो ऐसा सोचते हैं तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव या निगेटिव सोचते हैं। पर जब फाइंडिंग्स की बात करें तो दोनों अच्छी भाई फाइंडिंग मेल इतने कुछ परसेंट इतने कुछ परसेंट इतने लोगों ने कहा, कुछ परसेंट लोग न्यूट्रल थे, कुछ परसेंट लोग एग्री थे, डिसएग्री थे। वहीं पे जब कंक्लूजन तो ओवरऑल हम क्या सोच के आए, हमारी जो स्टडी थी उसका क्या कंक्लूजन निकल के आया और हमारे इस कंक्लूजन का क्या बेनिफिशियरी हो सकता है। या जिस सपोज दैट मैंने निकाला भाई कि किसी टीचर के प्रति लोगों को क्या विचार है, अगर सपोज दैट कोई डिससेटिस्फाई है तो इसका मतलब कि उस टीचर में कोई कमी है या कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी जिससे इसका प्रॉब्लम को सॉल्व हो। तो वो एक स्कोप भी छोड़ता है आगे के लिए कि भाई हमने ये फाइंड आउट किया, सॉरी हमने ये हमारी स्टडी का कंक्लूजन था कि ये हमारा कंक्लूड किया, हमने ये रिजल्ट हमने कंक्लूड किया। उसके बेस पे वो दूसरों को भी बोलता, पर वो ये भी बताता है भाई लिमिटेशन क्या था। उसी के कंक्लूजन के बेस पे ही जो दूसरे रिसर्चर रहते हैं जो उसको स्टडी कर रहते हैं वो एक अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई इससे क्या ये जो आपकी जो स्टडी थी क्या क्या कवर की, किस किस टॉपिक किस किस वेरिएबल्स पे स्टडी किया आपने और क्या आपके रिजल्ट थे और क्या आपने छोड़ रखा था। तो ये वेरी हेल्पफुल स्कोप भी बताता है दूसरों को कि आपके स्टडी के बाद और भी क्या इस पे स्टडी हो सकती है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को क्वेश्चन एराइज होता है तो आप मुझे मेरे इस ईमेल आईडी नंबर पे जो मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, आप मेरे इस ईमेल आईडी नंबर जो नीचे लिखा हुआ है dilip1990@gmail.com पे आप मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे मुझे आपके क्वेश्चन प्राप्त होने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।